आज सुबह से मंटू अपनी दादी को देख रहा था कि उसकी दादी अपने कपड़े तह करके अपने ब्रीफकेस में रख रही थी। अपनी ज़रूरत का सारा सामान धीरे धीरे छोटी सी बैग में रखा। मंटू दादी के पास आया और उनसे पूछा, दादी आप कहीं जा रही हो? सावित्री देवी ने बड़ी मायूसी से उसकी तरफ देखा और फिर उनके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई, जो छोटे से बच्चे को नहीं समझ में आई। फिर उसने पूछा, बोलो ना दादी आप कहाँ जा रही हो? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी सरिता ने मंटू को बुलाया और डांटते हुए कहा, इधर उधर क्यों घूम रहे हो? होमवर्क क्यों नहीं किया? मंटू ने ठुनकते हुए कहा, मम्मा पहले यह बताओ दादी कहाँ जा रही हैं? सरिता ने कहा, दादी ताऊ के घर जा रही हैं। मंटू ने फिर पूछा, क्यों दादी वहाँ क्यों जा रही हैं? अब कुछ दिन वहाँ रहेंगी रीनी दीदी के पास। वो भी दादी को बहुत प्यार करती है, सरिता ने उसको संतुष्ट करने के लिए बताया। पता नहीं क्यों मंटू का बाल मन सरिता के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, वह दुखी हो गया। मंटू की बातें दूसरे कमरे में सावित्री देवी सुन रही थी। उनका दिल भर आया, आंखों में नमी उतर गई, होठ रोने के लिए फड़क उठे। कुछ ही पल में वह 2 साल पहले अपने अतीत में चली गई, जब उनके पति जीवित थे। कितनी खुश रहती थी, किंतु अचानक एक बार उनके पति को तेज़ बुखार आने लगा। 15 दिन बहुत लड़ाई की अपनी ज़िंदगी के लिए, मगर अंत में हार गए। उनको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। फिर शुरू हुई घर के सामान के साथ उनके बंटवारे की योजना। अंतिम निष्कर्ष से ये निकला कि अम्मा यानी सावित्री देवी अपने तीनों बेटों के पास बारी बारी से 4-4 महीने रहेंगी। जब यह प्रस्ताव उनके सामने रखा गया तो उनका दिल जो पति के जाने से टूटा था और जिसको वह अपने बच्चों को देखकर फिर से जोड़ने का प्रयास कर रही थी, वह बिल्कुल चूर हो गया। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये देखकर बड़े बेटे सुरेश ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? सावित्री देवी ने अपने मन की पीड़ा को छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, तेरे बाबूजी की याद आ गई। तब से हर चौथे महीने की 31 तारीख को वो अपना सामान बांधती है और दूसरे बेटे के घर पहुंचा दी जाती है। इस बीच अगर वह बीमार पड़ती है तो जिस बेटे के पास होती है उसके घर में बोझ बन जाती है। कितनी बार मझली बहू को कहते सुना कि अम्मा पता नहीं क्यों हमेशा मेरे पास आकर बीमार पड़ जाती है। अम्मा की दवाई और फल फ्रूट का तो खर्च कोई देगा नहीं, यह तो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होता है। सावित्री देवी इन बातों को बस चुपचाप सहकर आंसुओं को पीकर शांत हो जाती है। एक दिन स्वयं उनको अपनी पीड़ा सहन नहीं हुई तो उन्होंने अपने पति की डायरी को निकाला और उसके एक पन्ने पर अपने हाथों से अपने दर्द को बयान करने लगी, बिल्कुल इस तरह जैसे अपने पति से अपनी पीड़ा बता रही थी। उन्होंने लिखा, आप कहते थे यह तुम्हारा घर है, आज बताओ कहाँ है मेरा घर? वह घर आपके तीनों बच्चे ने मिलकर बेच दिया, जिसमें आपके सपने, आपकी यादें हमेशा आपको जीवित रखती। जब भी मैं आपसे कहती कि एक औरत का घर कहाँ होता है, मायके में होती है तो ससुराल उसका घर कहकर भेजा जाता है। ससुराल में कोई बात होती है तो उसके मायके को उसका घर कहा जाता है। तब आप कहते हैं तो मैं तुम्हारा घर बनवाऊंगा। जब आपने एक घर बनवाया तब हम बहुत खुश हुए। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हो गई, हम सब बहुत खुश थे। लेकिन तभी आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तब भी मैंने खुद को समझाया कि मेरे बच्चे तो हैं, लेकिन बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि मैं गलत हूँ। बच्चों ने उस घर को बेचकर उसके रुपए आपस में बांट लिए और साथ में मुझे भी बांट दिया। अब मैं 4-4 महीने तीनों के पास रहती हूँ। हर चौथे महीने की 31 को अपना सामान बांधती हूँ और दूसरे बेटे के पास पहुँचा दी जाती हूँ। और जब तक वहाँ अपना मन बच्चों के बीच में लगाती हूँ तभी फिर चौथे महीने की 31 तारीख आ जाती है। न जाने वो कौन सी 31 तारीख होगी जब भगवान हमेशा के लिए इस तारीख के बंधन से हमें मुक्त करेंगे। लिखते लिखते सावित्री देवी के हाथों से कलम छूट गई और उनके आंसू डायरी के पन्ने पर अपनी छाप छोड़ने लगे। तभी मंटू की आवाज़ से सावित्री देवी अपने अतीत से बाहर आ गई। उसने उनके चेहरे को देखते हुए पूछा, दादी आप रो क्यों रही हैं? रीनी दीदी तो आपको बहुत प्यार करती है। दादी ने कहा, हाँ बेटा। तभी बाहर कार का हॉर्न सुनाई पड़ा। सरिता ने आकर कहा, अम्मा तैयार हो गई? भाई साहब आ गए हैं।
सावित्री देवी की नज़र कैलेंडर की तरफ चली गई जहां 31 तारीख उनकी विदाई के लिए तैयार था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।